नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। देखिए आज है 4 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित 2 प्रश्न होंगे और इसके अलावा बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूँ देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी पुराने छात्र हैं उनको मैंने कल लाइव सेशन में बताया था कि आप सभी लोगों को क्या करना है, तो उस पर अमल कीजिए और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों का कर्तव्य है वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये है कि वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। देखिए जो फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये इस बार 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए एग्जाम में जितने भी पॉइंट इससे पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में 3 वैज्ञानिकों जिनमें से पहले हैं पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंक क्रूज और तीसरे का नाम है एनी एल हाइलियर। इन तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का यानी कि भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए जितने भी नोबेल पुरस्कार के विनर होते हैं उन सभी के नामों की घोषणा कब होती है, अक्टूबर महीने में। और इनको नोबेल पुरस्कार मिलता कब है, दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो घोषणा भी हो रही केवल। और देखिए इन तीनों को ये अवार्ड जो है पदार्थ में प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। एंटोसेकेंड क्या होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए आपको बता दूं कि एंटोसेकेंड जो है ये समय की एक आश्चर्यजनक रूप से छोटी इकाई है, बहुत ही छोटी इकाई, जो कि एक सेकेंड के एक क्विंटी टिलियनथ के बराबर है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप 1 एंटो सेकेंड को जो है 0 पॉइंट इतना जीरो है, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस लास्ट में 1 है, इतने सेकेंड की ये बराबर है, यानी कि बहुत ही छोटी यूनिट है। तो याद रखिएगा सरल शब्दों में कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है इस बार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। पहले का नाम है पियरे एगोस्टिनी, दूसरे का नाम है फेरेंक क्रूज और तीसरे का नाम है एनी एल हुइलियर। इन तीनों को ये पुरस्कार जो है एंटो सेकेंड पल्स यानी कि पदार्थ में प्रकाश का जो एंटो सेकेंड पल्स है उससे जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। देखिए जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है और केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का, इन सभी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करता है। और इस बार देखिए जो 3 विनर हैं फिजिक्स के, ये संयुक्त रूप से जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनमें जो पियरे एगोस्टिनी है ये वर्तमान में जो है जो आपका ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस अमेरिका है वहाँ पर ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और इन्होंने 1968 में जो है पीएचडी किया हुआ था, कहाँ से, एक्स मार्शल विश्वविद्यालय फ्रांस से। और दूसरे का नाम क्या था, फेरेंस क्रॉन्च। ये जो है 1962 में हंगरी के मोर में पैदा हुए थे। इन्होंने 1991 में वियन्ना विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया से डॉक्टरेट प्राप्त किया और ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स गर्शिंग के निदेशक हैं वर्तमान में। और लुडविग मैक्समिलियंस यूनिवर्सिटी म्यूनिक जर्मनी के प्रोफेसर हैं। और तीसरे वैज्ञानिक के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम क्या है, एनी एल हुइलियर। 1958 में पेरिस फ्रांस में ये पैदा हुई थी। इन्होंने 1986 में पेरिस फ्रांस के यूनिवर्सिटी पियर और मारी क्यूरी में डॉक्टरेट प्राप्त किया और ये लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन की प्रोफेसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया। तो देखिए इस बार संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिक हैं, पहले का नाम है कैटालिन कारिको, दूसरे का नाम है ड्रू विस्मैन। इन दोनों को जो है इस बार फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। किस लिए, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन के लिए। किसमें संशोधन किया था, कोरोना वायरस के अंदर, और वैक्सीन बना दी थी कोरोना की। देखिए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन में संबंधित खोजों की मदद से जो है कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास में मदद मिली। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए जो होते हैं, इनका उपयोग करने वाले पहले टीके फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्न को जो है कोविड-19 के खिलाफ बनाए गए थे, ठीक है। तो फाइजर वैक्सीन के बारे में मैंने बताया भी था जब मैंने आपको कोविड-19 के समय पढ़ाया था।
देखिए, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में लंबे समय से सहयोगी रहे हंगरी के कारिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्मैन, इन दोनों ने जो है इसके साथ में कई सारे पुरस्कार और भी जीते हैं, इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल हम जो है 4 से 10 अक्टूबर तक मनाते हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक। और इसका 2023 का विषय यानी कि थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। और ये विषय वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के उभरते परिदृश्य और इसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए, मालदीव के जो निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। और जो आपके मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं इन्होंने इस पद पर मोहम्मद सॉलिह, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्राहिम सॉलिह, ठीक है, इनका स्थान लिया है। देखिए, मालदीव की बात करें तो इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है धिवेई और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 5.21 लाख, यानी कि 5.5 लाख भी नहीं है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न हमारा है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? ये आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा लग रही है अमेरिका में। देखिए, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है इसका अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। और अंबेडकर की जो ये मूर्ति है ये 19 फुट ऊंची है, इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। और इसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा अमेरिका के। और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी मूर्ति है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। ये कहाँ पे लग रही है? अमेरिका के मैरीलैंड में, ठीक है। और ये कितनी ऊंची है? ये 19 फीट ऊंची मूर्ति है। 14 अक्टूबर को इसको जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। और छठवां है कि CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया? तो देखिए, CBDT के जो चेयरमैन थे नितिन गुप्ता, इनका कार्यकाल बढ़ गया है। और आपको बता दूं जो नितिन गुप्ता है इनका कार्यकाल अब जो है 30 जून 2024 तक रहेगा, यानी कि 30 जून 2024 तक आपको ये नाम याद रखना है कि CBDT के चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता। देखिए, नितिन गुप्ता 1986 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आप हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं। सातवां है कि हाल ही में किसने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है जो आपके नारायण राणे हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी हाल ही में जो है मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित जो खादी महोत्सव था इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। देखिए, नारायण राणे वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री हैं। और इन्होंने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। और ये जो प्रोग्राम है खादी महोत्सव जो कि मुंबई में चल रहा है इस समय, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा, यानी पूरे अक्टूबर महीने चलेगा। आठवां कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो देखिए, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का जो उद्घाटन है ये हैदराबाद में किया गया है। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए जो भी इवेंट जो भी घटनाएं पहली बार होती हैं वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो भारत का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर रूफ मतलब यहाँ पे छत जो है ये सोलर की है। और ये ट्रैक आपको दिख रहा है, ये 3 लेन वाला ट्रैक है, एक तरफ इधर गाड़ियाँ बीच में साइकिल ट्रैक। तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। देखिए, इस इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को जो है हेल्थ वे नाम दिया गया है। ये 3 लेन का ट्रैक है जो कि 4.5 मीटर चौड़ा है, जिसके दोनों तरफ 1 मीटर की हरी घास की पट्टी है। और ये साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है। इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कुल 16,000 सौर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर अपॉइंट किया है? तो देखिए, भारतीय क्रिकेटर हैं अजय जडेजा, ठीक है, इनका बैटिंग वगैरह बहुत जानदार था पहले समय में। तो खैर ये 2003 के विश्व कप में भी शायद खेले थे, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बात हो गई। अभी जान लीजिए कि अजय जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए जो है टीम मेंटर के लिए अपॉइंट किया है। देखिए, जो पूर्व भारतीय कप्तान और मध्य क्रम के बल्लेबाज अजय जडेजा थे, इनके नाम एक प्रतिष्ठित क्रिकेट करियर है। इन्होंने 1992 से
सन 2000 तक भारत के लिए 15 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 26.18 की शानदार औसत से 576 रन बनाए और इनके नाम पर 4 अर्धशतक और 96 की उच्चतम स्कोर था, मतलब 96 का। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और 10वां की सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो देखिए, जो आपका सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 था, इसको भारत ने जीता है। और देखिए, हाल ही में जो भारतीय फुटबॉल टीम थी, इसने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर जो है इस चैंपियनशिप को जीता है। और ये भारत का युवा वर्ग में 8वां टाइटल भी है, इसको याद रखिएगा। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त होता है और आप अपना काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।